हाय एवरीबॉडी। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू लाइफलॉजी। कल के लेक्चर में हमने प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता था, कैसे होता था, क्या क्या प्रोसेस था, उसके बारे में हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था। ठीक है। अब हम चीजों को रिवाइज करते हुए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्विकली। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो रिप्रोडक्शन होता था वो क्या होता था। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता था। ठीक है। जिसमें क्या होता था, जिसमें एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता था, अपने ही जैसे सेम न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता था, जन्म जन्म देता था। ठीक है। जिसको हम ऑफ ऑफ स्प्रिंग बोलते थे। ठीक है। तो ये क्यों जरूरी होता था, जिंदा जैसे कि जिंदा रहने के लिए हमको खाना खाना जरूरी है। ठीक है। सांस लेना जरूरी है। वैसे ही जो अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने यहाँ पर क्लियर किया था, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, मतलब नेसेसरी नहीं था, है ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या क्या चीजें हमारे लिए, जैसे नेसेसरी एकदम हम हमको क्या जरूरी है, हमको खाना खाना जरूरी है आपको जिंदा रहने के लिए। ठीक है। लेकिन तुम बिना रिप्रोडक्शन किए भी तुम जिंदा रह सकते हो। ठीक है। तो यही बात बोल रही हूँ मैं, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एकदम नेसेसरी नहीं है। जितना नेसेसरी हमको खाना खाना है, सांस लेना है, उतना नेसेसरी नहीं है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन केवल किस लिए जरूरी है, अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। ठीक है। इस अर्थ में अपनी स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन। अब हमने रिप्रोडक्शन के जो टाइप पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे टाइप, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया था। ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें होता था, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उसमें होता था। ठीक है। हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टोटल कम से कम 5 या फिर 6 टाइप्स पढ़े थे उसके अंदर। ठीक है। जैसे कि अमीबा में हमने पढ़ा था बाइनरी फ्यूजन होता है। वैसे ही जो ईस्ट या फिर हाइड्रा होता था उसमें क्या होता था, बडिंग मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता था। ठीक है। और ऐसे ही जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन था वो किसमें होता था, प्लाज्मोडियम में होता था। तो ये सब क्या थे, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे। ठीक है। अब हमने अभी जो हमने कल लेक्चर कंप्लीट किया उसमें क्या पढ़ा हमने, हमने प्यूबर्टी पढ़ा। प्यूबर्टी क्या होती थी, वो 10 से 14 साल के बीच का एक पीरियड होता था। ठीक है। उसमें क्या होता था, बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज में चेंजेस आ जाते थे। ठीक है। कुछ सिमिलर चेंजेस थे और कुछ डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस थे। जैसे कि मेल में डिफरेंट चेंजेस क्या था, मेल का जो वॉइस है वो क्या है, थोड़ा भारी हो जाता है ना। बॉयज का क्या है, मतलब प्यूबर्टी एज में आने के बाद क्या हो जाता है, उनका जो वॉइस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा भारीपन आ जाता है उसमें। वहीं पर जो लड़कियां लड़कियां होती है उसमें क्या होता है, उनकी वॉइस वॉइस जो है, मतलब उनका जो आवाज है वो क्या हो जाता है, थोड़ा पतला होता है, पतला हो जाता है। ठीक है। और वहां पर क्या होता है, और सिमिलर चेंजेस क्या क्या होते थे, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाता था, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स है ना हमारे बाजुएं हैं उसमें क्या हो जाती थी, हेयर ग्रो कर जाती थी। और ऐसे ही जो लड़के हैं, लड़कियों में क्या दाढ़ी मूछें आ जाती थी। ठीक है। तो ये सब क्या है, प्यूबर्टी के जो मेल एंड फीमेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज में जो भी कैरेक्टर थे उसको हमने वहां पर क्लियर किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो फ्लावर है, फ्लावर में हमने यहाँ पर फ्लावर में हमने क्या पढ़ा था, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था फ्लावर के पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स को हम स्टेमन बोलते थे और फीमेल पार्ट्स को हम पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते थे। ठीक है। और वहीं जो मेल पार्ट स्टेमन, उसमें क्या क्या पढ़े थे, एंथर पढ़े थे और दूसरा हमने फिलामेंट पढ़ा था। ठीक है। हमने ये स्ट्रक्चर देखा था ना यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर था वो क्या है, एंथर का था। और यहाँ पे यहीं से क्या फिलामेंट निकला हुआ था जिसको हम तंतु बोल रहे थे। ठीक है। और वहीं पे हमने फीमेल जो हमने पार्ट देखा था प्लांट्स में, उसको देखा था, क्या क्या देखा था, ये क्या है, ओवरी होता था, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये क्या है, फीमेल के पार्ट थे, फीमेल फ्लावरिंग फ्लावरिंग पार्ट्स थे। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था, हाँ एक मतलब एक सीड से कैसे, मतलब सीड प्राप्त होता है, मतलब सीड मिलता है, मतलब कि एक पौधा है वो क्या करेगा, जो सीड फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, वो कैसे करता है, उस सारी चीजों को हमने वहां पर क्लियर कर लिया था। ठीक है। अगर जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। मैंने वहां पर चीजों को अच्छे से क्लियर किया है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जो
ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार यहाँ पर देख लो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, डेफिनेशन क्या थी, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो ये सारी जो ये जो पीपीटी है ना, वो आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे, मतलब कि आपके नोट्स बनाने में भी काम आएगा। यहाँ पर मैंने सारी चीजों को मेंशन किया है, ठीक है? हिंदी में क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रजनन कहते हैं, ठीक है? उसी ही हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको देखो अब। ह्यूमंस अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। हमने क्या पढ़ा था, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, है ना, जो हमारा यहाँ पर क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसमें हमने हमने क्या पढ़ा था, जो पेरेंट्स होते हैं एक ही इन्वॉल्व होते हैं, या तो फीमेल पेरेंट्स या फिर तो मेल पेरेंट्स, दोनों में से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इनमें दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है? तो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, मेजर डिफरेंसेस था, ठीक है? अब इस हाँ, हमने और भी चीजें क्लियर की थी। क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता था? गैमेट का जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता, ठीक है? किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट का फॉर्मेशन भी होता था और गैमेट का फ्यूजन भी होता था। तो ये हमने कम से कम 4 से 5 चीजें देखी थी जो मेजर यहाँ पर डिफरेंस था असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, हमको जानना जरूरी है। जैसे मेल गैमेट्स होता है, ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमेट्स स्पर्म होता है, ठीक है? और फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवम होती है। जो वो स्पर्म है और ओवम है वो कहाँ कहाँ से रिलीज हो रही है ना, मतलब कैसे बन रहा है, क्या है, और इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ जो मेल एंड फीमेल हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लगातार चीजों को हम यहाँ पर देखते चलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों क्यों इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी ही चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपने ही अंदर की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर पहले लेते हैं ये कलर का, ठीक है? अब हम सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी है, स्पर्म और ओवम। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है, और जो ओवम है जिसको हम एग बोलते हैं वो क्या है, फीमेल गैमेट्स है, ठीक है? अब जो स्पर्म होता है ना, वो क्या है, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, इसी वजह से। अब जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, फादर का जेनेटिक मटेरियल होता है। फादर का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है, किसमें, स्पर्म में। और वही जो ओवम होता है उसमें क्या है, मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसमें किसमें होगा, ओवम में होता है, ठीक है? तो ये क्या था, एक छोटा सा इंट्रो था किसके बारे में, स्पर्म और ओवम के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं जो एनाटॉमी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। हम यहाँ पर हिंदी में भी मतलब चीजों को क्लियर करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर मतलब इसको हम बोल रहे हैं मूत्राशय, ठीक है? हिंदी में हम इसको मूत्राशय बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वास डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिका बोलेंगे। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ डायग्राम और उनका जो नाम है ना, उनका जो लोकेशन है उसको बस बता रही हूँ। इसका जो डिटेल डिस्कशन है उसको हम इसके बात करेंगे, ठीक है? देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया, क्लियर किया, यूरिनरी यूरिनरी नरी ब्लैडर है, मतलब मूत्राशय है, वो क्या है, यहाँ पर देखो, ठीक है? ये यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हम सेमाइनल वेसिकल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको हम सेमाइनल वेसिकल बोल रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मेजर चीजों को हमको पढ़ना है, जैसे कि टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हमको क्लास 9 में इतनी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि ये जो मेजर पार्ट्स है, 5 जो मेजर पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
देखो अब ये क्या है, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे? जो यूरेथ्रा है वो सिंगल पैसेज है, किसका किसका, यूरिन और स्पर्म का सिंगल पैसेज है। मतलब जो यूरिन और स्पर्म जो मतलब यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब यूरेथ्रा एक ही मार्ग है, मतलब जिसको हम रास्ता बोलेंगे, जिससे क्या निकलेगा, यूरिन और स्पर्म दोनों ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। और टेस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्पर्म बोल रही हूँ वो कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में ही होता है। क्लियर है? अब इसको हम बोल रहे हैं, इसको पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इपिडिडाइमिस है या फिर वास डिफरेंशियरी टेस्टिस है ना, ये क्या है, हम आगे चल के इसको समझेंगे क्यों। क्योंकि ये जो डायग्राम यहाँ पर मेंशन है वो क्या है, हायर क्लास का डायग्राम यहाँ पर मैं मेंशन कर दी हूँ, ठीक है। क्योंकि हमको चीजों को जानना जरूरी है इसी वजह से। लेकिन हमको यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस, इसके बारे में ही हमको पढ़ना है मेजरली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, टेस्टिस, वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, इन सब का हम फंक्शन देखेंगे, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस लेक्चर में, ठीक है, हमारी इस चैप्टर में। अब देखो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होगा, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों लोकेटेड होता है ये आउटसाइड के, बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखना, हम्म, टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता, जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम के अंदर होगा टेस्टिस। यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये क्या है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर प्रेजेंट है क्या, टेस्टिस, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसको हम सैक मतलब थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। और स्क्रोटम के अंदर क्या होगा, टेस्टिस होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। अब बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों होता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चल करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बनेगा और तुम्हारे इस एग्जाम में भी बनेगा 9th क्लास की, ठीक है। तो ये टेस्टिस होता है या फिर स्क्रोटम होता है ना, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये बताओ, जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए। किसका कम होना चाहिए, स्क्रोटम का। अगर ज्यादा हो गया ना तो जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहा है वो नहीं बन पाता, ठीक है। इसी वजह से तो मैंने क्या बोला, जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी के आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको, सॉरी मैंने रूम टेम्परेचर बोल दिया गलती से, वो शरीर का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। किसका कम होना चाहिए टेम्परेचर, स्क्रोटम का। क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस क्या है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। अगर कम नहीं होगा तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यही कारण है हमारा। तो मैंने ये बोला, मैं बार बार ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने ये बोला। जो स्क्रोटम है वो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर कम होगा तभी स्पर्म बनेगा, अगर नहीं होगा कम, है ना, तो स्पर्म जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अब टेस्टिस का क्या काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। हम स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं और टेस्टोस्टेरोन को हम टेस्टोस्टेरोन ही बोलते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। ये हार्मोन होता है, ये मेल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ना वो लड़कों में मूछे दाढ़ी जो आती है ना उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। दाढ़ी मूछे जो आती है और आवाज जो भारी हो जाता है लड़कों में, उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये कौन रिलीज करेगा, टेस्टिस रिलीज करेगा। इसको हम हिंदी में वृषण बोलते हैं, टेस्टिस को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो फर्स्ट लाइन है, आप आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने जितना भी यहाँ पर मेंशन किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो हमारे क्लास 9th में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, वास्ट डिफरेंस, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं शुक्रवाहिनी। अब इसको मैं डायग्राम में बताती हूँ यहाँ, ठीक है। ये देखो,
ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है। ये जो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रही है, होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है, दोनों तरफ पाई जाएगी ना। यहाँ पर मैं ये देखो, यहाँ पर पेन देखो, ठीक है, यहाँ पर पेन देखती चलना। ये कहाँ है, ये स्क्रोटम, यहाँ तक, स्क्रोटम तक आ रही है, ठीक है। यहाँ भी मतलब ये दो होगी ना, जो वास्ट डिफरेंस होती है वो क्या होती है, पेयर में होती है। देखो ये भी यहाँ तक ऐसे आ रही हुई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस हिंदी में शुक्रवाहिका, हिंदी में नाम समझ आ रहा है, शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिका। वाहिका मतलब एक नली, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करती है, वास्ट डिफरेंस, ये जो स्क्रूट मतलब टेस्टिस से, टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है उसको कहाँ तक ले जाएगा, ले जाती है, यूरेथ्रा तक ले जाती है, ठीक है। यूरेथ्रा तक, देखो ये यूरेथ्रा तक यहाँ पर ले जा रही है, यूरेथ्रा तक, यहाँ तक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगी, वास्ट डिफरेंस क्या करती है, टेस्टिस से बना हुआ जो स्पर्म है उसको यूरेथ्रा तक ले जा रही है, बस इसका यही काम है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्यूब दैट्स कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ये नलिकाएं शुक्राणुओं को वृषण से मूत्रमार्ग तक ले जाती हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब देखिए जो असेसरी ग्लैंड्स होते हैं, असेसरी ग्लैंड्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें असेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोस्टेट आते हैं एंड सेमाइनल वेसिकल आते हैं। क्या क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा और सेमाइनल वेसिकल आता है। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अभी यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स ऐड फ्लूइड टू स्पर्म टू फ्रॉम सीमन। देखो स्पर्म है ना, स्पर्म में एक फ्लूइड, मतलब स्पर्म में एक जो हमारा सीमन होता है, सीमन क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को ना चिपचिपा बनाता है, ठीक है। मूवमेंट करने लायक बनाएगा कौन, सीमन। सीमन जो है वो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स मिलकर के सेमन बनाते हैं, सीमन बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर जो सहायक या फिर एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स क्या होती है, अ, ये क्या करता है, ये जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स है ना, वो स्पर्म में एक लिक्विड या फिर एक फ्लूइड छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा, स्पर्म में छोड़ेगा। कहाँ से निकलेगा, निकलता है फ्लूइड, वो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल से निकलता है फ्लूइड। वो फ्लूइड जो है वो स्पर्म मतलब स्पर्म स्पर्म के साथ रिलीज होता है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं मिलाकर के सीमन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सीमन क्या होगा, स्पर्म मिला, इस जो स्पर्म होता है ना, जो सीमन होता है वो क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, देखो जो सीमन होता है, ठीक है। सीमन क्या क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड और स्पर्म मिलकर के सीमन बना, यहाँ पर मैं एसपी लिख देती हूँ, सेमाइनल वेसिकल प्लस स्पर्म मिलकर के क्या बना रहे हैं, सीमन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सीमन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सीमन क्या है हमारा, सेमाइनल वेसिकल और स्पर्म दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा सीमन बनाते हैं, ठीक है। मतलब बेल में। तो हो गया, सीमन को हम हिंदी में वीर्य बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोस्टेट और शुक्राशय शुक्राणुओं में तरल पदार्थ मिला करके वीर्य बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो हमारी सहायक ग्रंथियां एसएसटी ग्लैंड्स है मेल में, वो क्या है, उसका काम क्या है, वो फ्लूइड छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा, स्पर्म में छोड़ेगा। और फ्लूइड स्पर्म और उसी फ्लूइड को हम मिला करके सीमन बोल रहे हैं, हिंदी में वीर्य बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पेनिस क्या करेगा, हम्म यहाँ देखो, ऑर्गन यूज टू डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। ये क्या करता है, यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ पर जो इस ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम पेनिस बोल रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, एक नली जा रही है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इंपॉर्टेंट है, होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं बताती हूँ। जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, सिंगल पैसेज होता है, किसका किसका, यूरिन और स्पर्म का, ठीक है। और ये क्या है, जो पेनिस होता है वो लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। वो क्या करता है, ये डिलीवर करता है स्पर्म को फीमेल बॉडी के, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, नर का वह अंग जो शुक्राणुओं को मादा शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस का स्ट्रक्चर है, पेनिस का काम है, पेनिस का फंक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका हम पहले डायग्राम देखते हैं, चीजों को हम समझते हैं, कहाँ कौन सी चीज कहाँ 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 पर है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये भी
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ, फोकस करना तुम। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, जब मेल स्पर्म लेकर के मतलब जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवम है वो यहीं पर आकर के फर्टिलाइज होता है ना। एग और स्पर्म का यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच है ना। फैलोपियन ट्यूब यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, द फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये वो वही साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब एग, जो एग है, फीमेल एग है और स्पर्म है, उसका क्या हो रहा है, फ्यूजन होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है द यूटेरस इज वेयर इम्प्लांटेशन हैपन्स। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर फ्यूजन हो गया। ठीक है, गैमेट्स यहाँ पर क्या, जो गैमेट्स है उसका फ्यूजन हो गया। गैमेट्स के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा ना। अब जो यही एम्ब्रायो है वो कहाँ होगा, ये जो हमारा यूटरस की वॉल है वो यहीं पर आकर के हमारा जो बेबी है वो क्या करता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, किसको याद रखना, फेलोपियन टिप को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम पढ़ेंगे ओवरी। अब ओवरी कहाँ है, इसको देखो, ओवरी ये क्या है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर ही ना ओव्यूल बनता है, ओवरी के अंदर एग बनता है। क्या बनेगा, ओवरी के अंदर एग बनेगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ओवरी, ये क्या है, ओवरी के अंदर ही जो हमारा एग है वो बनता है। ठीक है, फीमेल में यहाँ लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग, यानी कि ओवा एंड हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन। जैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस है वो क्या बना रहा था, स्पर्म बना रहा था और क्या, टेस्टोस्टेरोन बना रहा था। वही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ओवरीज होती है वो क्या होती है, पेयर्स में होती है। वहां भी जो टेस्टिस है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो भी पेयर में होता था। ठीक है, यहाँ भी जो ओवरीज है वो क्या है, वो भी पेयर में होती है। देखो एक इधर साइड है और इधर साइड भी है, मतलब दोनों पेयर में है। ठीक है, एक जोड़ी क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक है, अंगों का एक जोड़ा जो अंडे और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को बनाता है। अब जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता था मेल में, सॉरी मेल में, वो क्या करता था, जो भी प्यूबर्टी एज में चेंजेस आते थे ना बॉयज में, वो सबको कंट्रोल करता था कौन, टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही जो फीमेल है उसमें क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, किससे होता है, ओवरी से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया दोनों में चीजें। मैं यहाँ पर दोनों को लेकर के चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करती है, लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और एक और यहाँ पर और पढ़ते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको हिंदी में भी हम वही बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो ये हुआ ओवरीज। ठीक है, अब देखो जो सेकंड हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ा, अंडवाहिनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, हम तो क्लियर पहले से कर दिया, जो फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइजेशन का साइट है वो कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ निषेचन का निषेचन होता है, मतलब शुक्राणु, स्पर्म और जो ओवम है वो मिलते हैं। ठीक है, अब यूटेरस, यूटेरस में क्या होती है, ये क्या कैसा स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ बेबी डेवलप होता है 9 महीने तक। क्या होगा, ये कहाँ पर था, यूटेरस। देखो ये जो था ये क्या हमारा यूटेरस था। ठीक है, इसको हम गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूटेरस है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, बेबी डेवलप होता है 9 महीने तक। ठीक है, किसी भी फीमेल में। अब देखो सर्विक्स और विजाइना क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा और योनि बोलते हैं। विजाइना को हम योनि बोलते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को यहाँ पर सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बर्थ कैनाल होता है। जो सर्विक्स होता है ना, ये बर्थ कैनाल, मतलब जो बेबी डिलीवरी होती है ना, मतलब बेबी का जब डिलीवरी होता है तो वो यहीं से होता है। ठीक है, कहाँ से होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो, ये क्या है, सर्विक्स होता है। यहाँ से बेबी आएगा, ठीक है, छोटा सा हम बेबी बना लेते हैं। ये क्या होगा, ये यहाँ से आएगा और ये इसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू कैसे बाहर हो जाएगा, ऐसे बाहर हो जाएगा, फीमेल की बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेजाइना है यहाँ से हम क्या करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करता है, यूरिन को जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने सारी चीजें देख ली। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, ये अपनी मतलब हमने मतलब ये मतलब इतना भी हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, खैर बच्चों को लगता है क्योंकि ये शुरू शुरू में हम क्लास 9th में हम इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसी वजह से, लेकिन यहाँ पर हमने एक एक चीज क्लियर करते चला है। ठीक है, तो ये था हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स के साथ साथ चीजों को क्लियर किया है। ठीक है,
देखो अब यहाँ से जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। हमने क्या पढ़ा, स्पर्म और जो हमारा ओवम है उसका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। कहाँ हो गया फ्यूजन, जो फेलोपियन ट्यूब थी, मतलब कि वो उसको हम क्या बोल रहे थे, फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोल रहे थे हिंदी में, जो हमारा ये हाँ अंडवाहिनी थी उसमें क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ठीक है। अब वहां से क्या होता है, वहां से देखो यहाँ पर हम लिखते हैं गैमेट, गैमेट का फ्यूजन हो गया। गैमेट से क्या बनेगा, देखो ये गैमेट, गैमेट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। और जो एम्ब्रायो है ना वो कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ डेवलप हो रहे हैं, जो फीमेल है उसकी यूट्रस में डेवलप हो रहा है। अब एम्ब्रायो मिलकर के क्या बनाता है, ये बेबी बना लेता है, ठीक है। एक सुंदर सा बेबी बना लेता है, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, ठीक है। अब ये कैसे बनता है उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे बेबी गर्ल बनता है, कैसे बेबी बॉय बनेगा, उसको हम आगे चल के देखेंगे। आपका ये जो क्लास 9 जो बायोलॉजी हमारा उसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना है यहाँ पर। देखो मैंने क्या बोला, गैमिट, गैमिट का फ्यूजन हो गया। गैमिट का फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो से क्या बनता है, बेबी बनता है। और ये जो एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है, फीमेल के यूटेरस में हो रहा है। और कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है। देखो यूटेरस में होता है, कहाँ होता है, गर्भाशय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। यहाँ हो रहा है ना, बेबी का जो 9 मंथ तक जो डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हो जो गैमेटोजेनेसिस, नाम से क्या समझ आ रहा है, युग्मक का निर्माण, जनन मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेटो मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब जैसे कि शुक्र जनन, शुक्र जनन में क्या होगा, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और वही जो फीमेल में अंडों का जो एग्स है उसका फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं oogenesis। तो आपको यहाँ पर जो नाम है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोसेस एक एक लाइन में यहाँ पर मेंशन कर दी है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर पीपीटी यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा गैमेटोजेनेसिस। हमने क्या कर लिया, गैमेटोजेनेसिस कर लिया, उसके बाद फ्यूजन भी करा लिया वहां पर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना उसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है फीमेल में, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। लेकिन हम पढ़ते हैं सबसे पहला फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस हो गया, मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है वो हो गया, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, जो ओवम है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में हमने यही पढ़ा ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट्स स्पर्म विद अ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पर्म और यहाँ लिखा हुआ है देखो, स्पर्म और ओवम मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवम मिलकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रोसेस नहीं बताया क्या, एक लाइन छोड़ दी मैं शायद, यहाँ पर देखो। हाँ, गैमेट के बाद क्या बनेगा यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम्म हम्म यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं हम। देखो गैमेट, जो गैमेट क्या है हमारा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ये क्या है, गैमेट, गैमेट मिलकर के बना रहा है जाइगोट, ठीक है। क्या बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना जो मैं लिख रही हूँ, ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको ओवरव्यू समझ में आएगा कि क्या चीज कैसे बन रही है यहाँ पर। ये क्या है हमारा, जाइगोट है यहाँ पर। हम्म देखो गैमेट, गैमेट से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से जो है वो बेबी, ठीक है। ये इसको सिनेरियो याद रखना है आपको। देखो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक जो ओवम है उसका क्या हो रहा है, मिलने की प्रक्रिया को हम क्या, मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और मिलने की प्रक्रिया को तो हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन हुए हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ ये कौन सा साइट है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब देखो एम्ब्रायो डेवलपमेंट, हमने क्या पढ़ा, गैमिट्स, गैमिट से क्या बन रहा है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रायो। अब वही प्रोसेस जो एम्ब्रायो है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू फ्रॉम एम्ब्रायो। जाइगोट जो है ना वो रैपिडली डिवाइड होता है, जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनाता है। जाइगोट डिवाइड होकर के बहुत तेजी से डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाता है।
ठीक है, एम्ब्रायो बना लिया। अब एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होगा। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? जो एम्ब्रायो है ना, वो फीमेल जो यूट्रस होती है, फीमेल यूट्रस की वॉल में क्या होती है? अटैच होती है। फीमेल यूट्रस की वॉल से अटैच होता है कौन? एम्ब्रायो। उसी को हम बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रायो अटैच टू यूट्रस वॉल। इम्प्लांटेशन को हम प्रत्यारोपण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रत्यारोपण बोलते हैं। अब प्लेसेंटा क्या होता है? देखो, ये क्या है? देखो, ये एम्ब्रॉय या फीटस, हम फीटस जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, फीटस ये 4 वीक्स का, 10 वीक्स का, ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है? बेबी बन रहा है। ठीक है, बेबी ये जो डेवलप होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होती है? ये क्या होती है? स्पेशल टिश्यू दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू बेबी। जब बेबी जो है वो मदर के वुम में रहता है ना, मतलब माँ के पेट में रहता है, तो सोचो, जो बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होता होगा? तो कहाँ से प्रोवाइड होता होगा? जैसे कि ये वर्म है। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं, ये माँ का पेट है, मान लो ये माँ का पेट है, और यहाँ पे बेबी जो है वो, ये बेबी है मान लो। ठीक है, अब बेबी से ना एक गर्भनाल निकलता है, इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये कहाँ जुड़ा रहता है? ये बेबी के यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है ना, वो बेबी के यहाँ पर जो नवल होता है, वहां से यहाँ पर वहां से अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है? माँ से बच्चे को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा होता है ये एक प्रकार की टिश्यू होती है। ठीक है, ये जो जब बेबी बाहर आता है तो प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा जो स्पेशल टिश्यू होती है वो वही होता है। प्लेसेंटा से क्या होता है? माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। ठीक है, और जो भी बच्चा यहाँ पर, जैसे बच्चा एक्सक्रीशन करता है ना, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड में जाता है, और मदर के थ्रू क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है बच्चे का भी। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो क्या हो जाता है? बच्चे से माँ के ब्लड में चला जाता है, और माँ के ब्लड के थ्रू, मतलब माँ से क्या है, बाहर हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बच्चे का। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्लेसेंटा, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो रोल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल से वर्ड में यहाँ पर समझाया, जो प्लेसेंटा होती है ये क्या करती है? माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। जहाँ पर मैंने जितना भी स्लाइड में मेंशन किया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अब पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हिंदी में जो डिलीवरी होती है ना बच्चे की, मतलब जो बच्चा है वो 9 मंथ तक अपनी मम्मी के पेट में रहा। अब क्या हुआ? उसका बाहर निकलने का टाइम आ गया, उसको सुंदर सुंदर दुनिया देखनी है अब। ठीक है, अब वो क्या, उसका मतलब बच्चे का जन्म होने का टाइम आ गया, इसी को हम बोल रहे हैं पार्चुरेशन, मतलब सिंपल सी भाषा में डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, द एंड ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब जो गर्भकाल होता है ना, गर्भकाल मतलब बच्चे को जितने दिन तक, जैसे कि बच्चे क्या था, बच्चा जो है वो छोटा सा बीज था। छोटा सा बीज मतलब जो फिटस था ना हमारा, उससे क्या एक बहुत मतलब बेबी बन गया वो, है ना, 9 मंथ तक रह करके, कहाँ रह करके? मम्मी के वुम में रह करके। ठीक है, तो ये क्या है? उसका जो जितना भी पीरियड होता है ना उसको हम गेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में गर्भकाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, द टोटल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। कितने महीने तक प्रेगनेंसी होती है? 9 मंथ होती है। इसको पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और डे में पूछेगा तो क्या बोलोगे? 280 डेज बोलोगे। ठीक है, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कितना होगा? 9 मंथ होगा, 280 डेज होगा। दिस इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, मनुष्यों में गर्भावस्था की कुल अवधि कितनी होती है? लगभग 9 महीने होती है, जिसको हम गर्भकाल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर मैं समझाते चल रही हूँ। मुझे यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या था? पार्चुरेशन था। अब यहाँ पर देखो, पार्चुरेशन कैसे होगा? देखो, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर बेबी है। ठीक है, यहाँ पर बेबी है, बेबी अब निकलने को आ रहा है। बेबी यहाँ पर ये क्या
स्ट्रक्चर था, सर्विक्स था, ये क्या था, पूरा विजाइना था, इसको हम सर्विक्स बोल रहे थे। अब सर्विक्स में ना जब बेबी बाहर आने को होता है तो सर्विक्स में ना थोड़ा सा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शुरू हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तभी जो बच्चा है वो मतलब बाहर निकल पाता है, ठीक है। मतलब जो सर्विक्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके थ्रू ही जो बेबी है उसको बाहर निकलने में मदद मिलती है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी थ्रू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। गर्भाशय की संकुचन के माध्यम से, देखो सर्विक्स में तो होगा ही होगा संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले कहाँ होगा, गर्भाशय में होता है, मतलब यूट्रस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर बेबी कहाँ आएगा, सर्विक्स में आ जाएगा, सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, बेबी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा मदर की वुम से, ठीक है, मदर की पेट से, ठीक है। तो ये क्या है, पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन को सिंपल सी मीनिंग याद रखना, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, मतलब बच्चे का बाहर आना माँ के पेट से, ठीक है। अब देखो, अब समरी देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़े, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस क्या था, अब मन में रिकॉल करते जाओ। गैमेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट था, मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना, ये क्या था, गैमेट्स का बनना था, फॉर्मेशन था, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या था, अब वही मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट मिलकर के जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। जाइगोट को हम यूमरज बोलते हैं हिंदी में। गेस्टेशन क्या था, गेस्टेशन अभी जिसको हम गर्भकाल बोलते हैं वो क्या था, 9 महीने तक बेबी का ग्रोथ होना, कहाँ, माँ के पेट में, माँ के गर्भाशय में, माँ की यूट्रस में, ठीक है। तो ये क्या था, गेस्टेशन, जिसको हम गर्भकाल बोल रहे थे। अब पार्चुरेशन क्या था, बेबी का डिलीवरी, मतलब बेबी क्या है, सुंदर सुंदर सी दुनिया देखने को बाहर आने वाला है, बर्थ ऑफ बेबी, शिशु का जन्म जो है वो क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है। देखो, तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, हमने पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हमने कहाँ शुरू किया था कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे शुरू होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली, ठीक है। एक हमने मतलब जो एक जो गैमेट्स थे ना, स्पर्म एंड वोमन के गैमेट्स, जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद कैसे जायगोट बना, कैसे बेबी बना, कैसे फीटस बना, कैसे बेबी बाहर आया, उसको हमने पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक स्लाइड बचा है, कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस में होगा, फीमेल में होता है, ठीक है, ओनली फीमेल में। कहाँ होता है ये, फीमेल में होता है। अब कैसे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर देखो। अब ये जो साइकिल है ना वो यूजुअली 28 डेज का होता है, और कितने दिन, 28 दिन का होगा। ये जो साइकिल जो चलता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एमसी बोलते हैं, वो क्या है, 4 से 5 दिनों का होता है, किसी किसी में 2 से 3 दिन का भी होता है, और किसी किसी में मतलब किसी किसी फीमेल में हफ्ते भर का टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो साइकिल है वो 28 दिन का होता है। 28 दिन के बाद जो पीरियड होता है 1 से 5 दिन का, उसी के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल चीजें होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो उसका जो प्रोसेस होता है वहीं पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन, इसको थोड़ा मैं बताती हूँ। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो, अगर फीमेल का जो एग है ना, फीमेल का एग अगर किसी मेल एग सॉरी किसी मेल स्पर्म से फ्यूजन नहीं होता है, फीमेल का एग, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। फीमेल का जो एग है, मैं क्या बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसको मैं समझा रही हूँ। देखो, फीमेल की बॉडी में एग बना, ठीक है। अब वो एग अगर किसी मेल स्पर्म से फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूज नहीं करता है, मतलब फर्टिलाइज नहीं करता है, तो क्या होगा, ये जो एग बना है ना, वो क्या करता है, जो यूट्रस की वॉल होती है, मतलब जो फीमेल है उसकी गर्भाशय की जो वॉल होती है उसके साथ टूट करके, मतलब गर्भाशय की वॉल मतलब यूट्रस की जो वॉल है वो भी टूटेगा, और ये एग दोनों ही रिलीज होता है, किस कहाँ से रिलीज होगा, वेजाइना से रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। मतलब देखो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सेट्स एज ब्लड, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में क्या है, बाहर होता है एग, और एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है
अब तुम पूछोगे मैम आप एंडोमेट एग तो ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ठीक है वो रिलीज हो रहा है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, मतलब जो हमारी एंडोमेट्रियम मतलब कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो क्यों मतलब रप्चर हो रही है ना, रप्चर होकर के ब्लड की फॉर्म में निकल रही है। तो ये इसका कारण ये है कि अगर देखो बेबी कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा था जो बेबी का पार्चुरेशन है ना, सॉरी पार्चुरेशन नहीं, कहाँ पढ़ी थी हम, यहाँ पर पढ़े थे, हाँ यहाँ पर पढ़े थे ना। हाँ इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा था, बेबी का इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा था, यहाँ पर देखो एम्ब्रायो अटैच टू यूट्रस वॉल में अटैच हो रहा था ना, जो एम्ब्रायो हो रहा था इम्प्लांटेशन के टाइम में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब एग फर्टिलाइज हुआ नहीं तो बेबी कहाँ से बनेगा। अब बेबी नहीं बनेगा तो यूट्रस की जो वॉल है उसमें इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा। तो इसी वजह से जो यूट्रस की वॉल है और एग है, यूट्रस की वॉल रप्चर होकर के एग के साथ ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। अब मेंस्ट्रुएशन कब होगा, ये प्यूबर्टी एज में होती है, जब भी जो गर्ल्स होती है वो 10 से 14 साल के बीच में आती है, तो उसमें क्या है मेंस्ट्रुअल वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, किसी भी फीमेल में 28 डेज के बाद होता है, जैसे कि ये एक से लेकर के 28 डे है ना, डे है 28 डे है। अब इसमें क्या होगा, एक से लेकर 5 दिन तक यहाँ पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ब्लड के फॉर्म में यूट्रस की वॉल के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है, फीमेल की बॉडी से। अब अगर 1 से 5 दिन के बीच अगर अच्छी बात है, अगर फ्यूजन हो गया है ना, मतलब फीमेल स्पर्म आ गया तो बेबी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो यहाँ पर 1 से 5 दिन तक क्या होगा, ये जो वॉल होती है यूट्रस की वॉल और जो एग होता है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अभी साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से 5 दिन तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है, मासिक धर्म हो गया, इसको हम हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है, देखो। हाँ, और अब यहाँ पर 1 से 5 दिन और यहाँ पर 14th डे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, यहाँ पर जो लिखा है ना उसको मैं बता रही हूँ। अब 14th डे क्या है, यहाँ पर ओव्यूलेशन क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से 5 दिन तक तो यहाँ पर ठीक है मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो गया, मासिक धर्म हो गया हमारा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, 14वें दिन क्या होता है, 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब कि फिर से ओवरी से क्या होगा, ओव्यूल जो है मतलब जो एग है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। कब होगा वो, 40 मतलब 14वें दिन में होगा, रिलीज ऑन एग ऑन डे 14 में, ठीक है। तो कब होता है, ये 14th डे में होता है, क्लियर हुआ, ओके। अब तो यहाँ ये क्या था, हमारा मासिक धर्म था। मासिक धर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो चक्र है ना वो बार बार चलता रहता है, ठीक है। यहाँ देखो ये चक्र बताया हुआ है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, 1 से 5 दिन तक जो फेज होता है हमारा उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज मतलब कि जो हमारा ओवम होता है ना वो फिर से रिलीज होना, मतलब कि मतलब फिर से बनना शुरू हो जाता है, उसको हम फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। अब मैंने क्या बताया, 14th डे में ओवुलेशन पीरियड होता है। ओवुलेशन मतलब जो ओवरी है उससे क्या है, ओव्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। अगर फिर से अब ओवरी फ्यूज नहीं, जो ओव्यूल है जो सॉरी जो ओवम होता है वो फ्यूजन नहीं होता है स्पर्म, किसी भी स्पर्म से, तो फिर क्या होगा, 1 से 5 दिन तक फिर से क्या है, वही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा फीमेल में, ठीक है। तो ये क्या है, ये चक्र चलता रहता है हर महीने, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको आतर्व चक्र या फिर मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी एज में हो रहा है, किसमें हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, कब से कब मतलब 10 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और खत्म कब होता है, देखो। अब यहाँ पर मेनोपॉज और मिनार्की, इसको मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ वर्ड पहले, मिनार्की, ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्म मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। ये जो मीनार की है, यहाँ पर समझना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक दूसरा टर्म आता है क्या, मेनोपॉज, स्पेलिंग देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सही लिख रही हूँ लग रहा है मुझे, ठीक है, PAUSE,
पॉज। ठीक है, पॉज मतलब रुक जाओ, रुकना। ठीक है, ये क्या है? मिनारकी। मिनारकी इसको हम बोल रहे हैं रजोधर्म बोलते हैं हिंदी में, और मेनोपॉज को रजनोवित्री बोलते हैं। अब मिनारकी क्या है, रजोधर्म क्या है? मिनारकी मतलब कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, इसको का हम बोल रहे हैं मिनारकी। स्टार्ट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएशन, इसको हम बोल रहे हैं मेनारकी बोल रहे हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इसको हम एमसी करके डॉट करके एम डॉट सी लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम बोल रहे हैं मिनारकी, इसको हम हिंदी में रजनोधर्म बोलते हैं। अब मेनोपॉज क्या है, इसको हम रजनोवृत्ति बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कौन से एज में होता है बोली मैंने? 10 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है फीमेल में। कब होगा? 10 टू 14 ईयर में। ठीक है, कब होगा? 10 टू 14 ईयर में। ठीक है, आपको एक एक चीज यहाँ पर मैं बार बार रिवाइज करते चल रही हूँ, चीजों को यहाँ पर दोहराती चल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर। ठीक है, और मेनोपॉज क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? रजनोवृत्ति बोलते हैं। रजनोवृत्ति का वो क्या क्या है ये? एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है? एंड, एंड ऑफ, है ना? एंड ऑफ एम डॉट सी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कब, ये जो मेनोपॉज होता है वो कब होता है? 45 टू, यहाँ पर जब जो फीमेल है ना वो 45 से 50 साल की हो जाती है, 50 साल मतलब 50 साल के बीच आ जाती है। तो जो एमसी है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या हो जाता है? पॉज हो जाता है, मतलब रुक जाता है 50 ईयर तक। ठीक है, 45 टू 50 ईयर तक, मतलब कि जो रजनोधर्म है, सॉरी रजनोवृत्ति है, वो क्या हो जाती है? उसको हम बोलते हैं रजनोवृत्ति बोलते हैं, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मतलब कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? 45 टू 50 ईयर के बीच में। ठीक है, किसमें? फीमेल में। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें हमने सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। कल मिलते हैं अब एक न्यू चैप्टर, नहीं न्यू चैप्टर नहीं, हम इसी चैप्टर में कुछ, हाँ अभी तो बचा हुआ है यार, कहाँ से न्यू चैप्टर? अभी तो बहुत सारी चीजें बची है ना, जैसे कि जो हमारा हेल्थ है ना, हेल्थ एंड हाइजीन वाला जो टॉपिक है वो भी बचा हुआ है, तो उसको हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं हम।